नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे सबूत न मिलने पर दिल्ली दंगे के किन किन आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। आरोपियों को बरी करते समय कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर क्या सवाल उठाए। उसके बाद हम जानेंगे कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण से हुई मौतों पर क्या बोली मोदी सरकार। उसके बाद हम जानेंगे कि जेल में बंद आजम खान को कोर्ट ने किस मामले में बरी किया। उसके बाद हम जानेंगे कि राजस्थान में क्यों भड़के किसान, कांग्रेस विधायक को हिरासत में क्यों लिया गया। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली दंगों की। दिल्ली में 2020 दंगों को 5 साल हो गए हैं, लेकिन इससे जुड़ा जो फैसला सामने आया उसने पूरे मामले की नींव हिला दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक और अहम केस में अदालत ने मोहम्मद फारूक और शादाब दोनों युवकों को बरी कर दिया है। इन पर आगजनी, दंगा, लूटपाट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन 5 साल तक ट्रायल झेलने के बाद कोर्ट ने साफ कह दिया कि पुलिस एक भी ठोस सबूत नहीं ला पाई और 5 साल, अनगिनत तारीखें, दर्जनों गवाह, लेकिन जब अदालत में असली परीक्षा हुई तो गवाहों की गवाही ऐसे टूट गई जैसे किसी ने रिहर्सल ही ना की हो। और कोई गवाह कह रहा था उसने घटना देखी, क्रॉस एग्जामिनेशन में वही कहने लगे कि ठीक से याद नहीं, किसी का समय गलत, किसी का स्थान गलत और किसी के बयान एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोर्ट ने साफ लिखा कि गवाह भरोसेमंद ही नहीं है, जांच अधूरी है और अभियोजन पर एक भी आरोप साबित करने में पुलिस नाकाम रही है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ना कोई वीडियो, ना कॉल डेटा, ना कोई टेक्निकल प्रूफ पेश कर पाई और कि फारूक और शादाब घटनास्थल पर थे, यानी मामला गंभीर था, लेकिन तैयारी कागज पर भी नहीं की गई। फारूक और शादाब जो सामान्य नौकरी पेशा युवक थे, 5 साल से इस केस का बोझ उठाते रहे। भविष्य अंधेरे में था, लेकिन आखिर में कोर्ट ने दोनों को पूरी तरह निर्दोष करार दिया। उनके वकील सलीम मलिक ने फैसले को संविधान और न्याय की जीत बताया और कहा कि 5 साल की मानसिक और सामाजिक पीड़ा के बाद इन्हें आखिरकार न्याय मिल गया है। पुलिस के आरोप खोखले थे, गवाह कोर्ट में टिक नहीं पाए। ऐसे मामले निर्दोष लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शादाब का केस कुछ समय पहले जमीयत उलेमाए हिंद के पास था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हाथ हटा लिए थे। फिर भी कोर्ट ने सिर्फ तथ्यों पर भरोसा किया और दोनों को पूरी तरह बरी कर दिया। फैसले के बाद दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। एक ऐसा डर खत्म हुआ जो 5 साल से उनके सिर पर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मामले की जांच दिल्ली पुलिस लगभग कर रही थी और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस उन दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत कोर्ट के अंदर क्यों पेश नहीं कर पाई। आखिर में इन दो युवकों के जो 5 साल जेल के अंदर बर्बाद हुए हैं, क्या अब उन्हें वापस लाया जा सकता है? क्योंकि देखिए, दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी उमर खालिद और शर्जिल इमाम और अन्य लोगों की हिरासत को लेकर भी तमाम सवाल कोर्ट के अंदर लगातार उठ रहे हैं। 19 तारीख को उनके मामले में भी सुनवाई होगी और इस मामले में जो सुनवाई होगी उसके फैसले का भी सबको इंतजार है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस को एक और मामले में, जो कि दिल्ली दंगे से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जो दिल्ली पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत खराब थी और उसने जानबूझकर कुछ लोगों को बचाने के लिए जो है इस पूरे मामले में हेरफेर की है। और साथ ही साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नासिर था, उसके बयान दिल्ली पुलिस ने जो थे वो दर्ज ही नहीं किए थे। इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया और सीधे तौर पर उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो ये तमाम मामले जो है ये बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली दंगे की जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें दिल्ली पुलिस बार बार कटघरे में खड़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो ये फैसला आया सिर्फ फारूक और शादाब के लिए राहत की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए आईना है कि खराब जांच कैसे नागरिकों की जिंदगी उलट पुलट करके रख देती है। और सबसे जरूरी बात, अगर सबूत ही नहीं थे तो 5 साल क्यों बर्बाद किए गए। और अब क्या उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोगों को भी जमानत मिल पाएगी, इस बात का इंतजार अब पूरे देश को है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि प्रदूषण से जुड़ी हुई है। संसद में सरकार ने साफ साफ कहा कि वायु प्रदूषण से कोई मौत ही नहीं होती। ये बयान ऐसे समय पर आया जब दिल्ली एनसीआर की हवा
जहर बन चुकी है। AQI 800 के पार जा चुका है। लोग मास्क और नेबुलाइजर के सहारे जी रहे हैं। बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं और अस्पतालों में सांस के मरीजों की लाइनें बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार कहती है कि प्रदूषण से मौत का कोई सीधा राष्ट्रीय डेटा नहीं है। ये वही तर्क है जो हर साल स्मॉग की चादर में लिपटे दिल्ली को बार बार सुनने को मिलता है और हर बार लोगों का भरोसा और हताश हो जाते हैं। और जब सरकार आंकड़ों से बच रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही हैं। द लेसन की रिपोर्ट कहती है अगर भारत WHO की सुरक्षित हवा की सीमा का पालन करे तो हर साल 15 लाख मौतें कम हो सकती हैं। यानी इतनी जानें सिर्फ इस वजह से जाती हैं कि हम जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। PM 2.5 जैसे महीन कण फेफड़ों में जाकर सीधे खून में मिल जाते हैं और दिल्ली में इनकी मात्रा WHO सीमा से कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड होती रही है। राज्यसभा में जब TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने सवाल पूछा तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने माना कि प्रदूषण सांस की बीमारियों का बड़ा कारण है, लेकिन तुरंत ही ये भी जोड़ दिया कि प्रदूषण से हुई मौतों का कोई राष्ट्रीय डेटा नहीं है। यानी बीमारी मान ली गई लेकिन मौतें नहीं। सवाल उठता है कि क्या सरकार को डेटा चाहिए था या साफ आसमान जिसकी मांग लोग कर रहे थे। हकीकत तो यह है कि दिल्ली में पिछले साल होने वाली कुल मौतों में से 15% मौतों की वजह वायु प्रदूषण मानी गई और यह आंकड़ा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट में छपा है। इसके बावजूद सरकार जमीन पर विरोध करने वालों को अर्बन नक्सल या माओवादी कहकर मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। सांसों की तकलीफ कोई विचारधारा नहीं है, ये एक दैनिक संघर्ष है। फार्मा कंपनियों के डेटा खुद बता रहे हैं कि नवंबर में प्रदूषण बढ़ते ही अस्थमा और COPD दवाओं की बिक्री 3 साल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। यानी लोगों की छाती जल रही है, सांसें अटक रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि मौत नहीं हो रही है। सरकार ने NPCCHH नाम का एक कार्यक्रम जरूर बनाया है, लेकिन देश भर की एयर क्वालिटी देखकर उसके असर पर बड़ा सवाल है। 36 राज्यों के स्टेट एक्शन प्लान कागज पर मौजूद हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी सुधरता नहीं दिख रहा है। हर साल वही कहानी, ठंड आती है, दिल्ली जहरीली होती है, सरकार मीटिंग करती है और जनता को सिर्फ सलाहें मिलती हैं, घर में रहे, मास्क पहने, स्कूल बंद करें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच छुपाने से हवा साफ हो जाएगी? क्या मौतों का डेटा न मानने से मौतें कम हो जाएंगी? सरकार को लोगों की सांसों की कीमत राजनीतिक बहसों से ऊपर रखनी ही होगी, वरना यह देश विश्व गुरु तो बन जाएगा, लेकिन एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जहां नागरिकों की सांसें सबसे महंगी हैं। अब वहीं बात करते हैं जेल में बंद आजम खान की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, 2 पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर जेल में बंद आजम खान को 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। MP MLA स्पेशल कोर्ट ने सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी मामले में उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। हालांकि आजम खान अभी भी जेल में ही है। 30 जून 2017 को भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी अभियान के दौरान आजम खान ने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में 8 सालों तक चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया और कोर्ट ने आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। स्पेशल कोर्ट के जज ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को दोषी नहीं पाया गया और उन्हें पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया गया। हालांकि आजम खान इस समय 2 पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर की जेल में बंद हैं। उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं और रामपुर स्पेशल कोर्ट में आए इस फैसले के बाद आजम खान के समर्थकों को राहत मिली है। बता दें कि आजम खान पर आज के फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। ऐसा बताया जा रहा था कि कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात था और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आजम खान के पक्ष में फैसला आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं इस मामले को लेकर अब क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। थाना सिविल लाइंस में 29/6/2017 को एक कंप्लेंट दाखिल की गई थी आजम खान साहब के खिलाफ, जो क्राइम नंबर 509 में दर्ज हुआ था। उसमें कहा गया था कि आजम खान साहब ने जो है वो सेना के जवानों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि सेना का अपमान हुआ। ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज न्यायालय द्वारा उसे बरी कर दिया गया। कौन सी कोर्ट में मामला था और इसमें MP MLA कोर्ट में ये विचाराधीन था
और इसमें मोहम्मद आजम खान साहब जो है आरोपी बनाए गए थे। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो आज प्रेजेंट हुए थे। अब बात करते हैं राजस्थान में भड़के हुए किसानों के बारे में। हनुमानगढ़ में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। गुरुवार को विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नूर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर टिब्बी के गुरुद्वारे सिंह सभा में किसानों की सभा हुई। सभा में महिलाएं भी शामिल हुई। किसानों ने चेतावनी दे डाली कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 10 दिसंबर को हुई वायलेंस में शामिल 160 से अधिक किसानों और ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बुधवार को किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस में भी आग लगा दी। इसके बाद पुलिस किसानों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बवाल में कांग्रेस के विधायक से 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ घायल रात भर टिब्बी के गुरुद्वारे में ही रुके और आज भी जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। वहीं फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार घर छोड़कर भाग गए। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला एथेनॉल प्लांट के निर्माण से जुड़ा हुआ था। चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है कि प्लॉट केंद्र के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा और इससे पहले भी किसानों ने 10 महीने तक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। सितंबर 2024 से जून 2025 तक लगभग 10 महीने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चला। जुलाई 2025 में विरोध तेज हुआ। कंपनी ने 4 दीवारी का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे किसानों गुस्सा हो गए। फैक्ट्री निर्माण शुरू जब हुआ तो किसानों में इसको लेकर काफी नाराजगी थी। 19 नवंबर 2025 को पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री निर्माण शुरू किया गया था। किसान नेता महंगा सिंह समेत 12 से ज्यादा किसान नेता गिरफ्तार हो गए। 20 से 21 नवंबर को 67 लोग कम से कम इसमें गिरफ्तार हुए। बुधवार की दोपहर किसानों ने टिब्बी एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी सभा की। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए। दीवार तोड़ दी गई। पुलिस से झड़प शुरू हो गई थी। तो बहरहाल सवाल ये उठता है कि जब ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो इस पर सरकार की तरफ से कोई सोच विचार क्यों नहीं किया गया और आज जो स्थिति इस तरीके की उत्पन्न हो गई, किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।